हेलो, कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की नई वीडियो। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पर। आज हम लोग जानेंगे भारत का संपूर्ण भूगोल के बारे में। इस वीडियो में आप मैं कवर करने वाला हूँ भारत के संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल पे। वन शॉट में हम लोग जो है भारत के लगभग में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे इसमें। जिसमें हम लोग बात करेंगे भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु के बारे में बात करेंगे, भारत की कृषि कैसी है इसके बारे में बात करेंगे, भारत में परिवहन एवं उसके रास्ते कौन-कौन से हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे, भारत में हिमालय की स्थिति कैसी है ये जानेंगे, भारत में खनिज संसाधन क्या है इसके बारे में जानेंगे, वन्य जीव एवं राष्ट्रीय उद्यान इसके बारे में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे, कौन-कौन से वन्य जीव भारत में रहते हैं इसके बारे में जानेंगे और भारत के ऐतिहासिक स्थल और इसी तरीके के बहुत सारी चीज़ों का हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको भारत के सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को बिना किसी रुकावट के। देखिए, सबसे पहले हम भारत की स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि भारत की स्थिति कैसी है, भारत जो है किस गोलार्ध में अवस्थित है। उसके बाद हम भारत के और आगे के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम लोग उत्तर में बात करें तो भारत जो है, आपको पता है कि अगर नहीं पता है तो यहाँ पर जान लेंगे। आपको पता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, जिसका जो है अक्षांश एवं देशांतर विस्तार कुछ इस तरीके का है। अगर उत्तरी गोलार्ध में बात करेंगे तो भारत का जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे जो है ये भारत जो है उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इसके दक्षिणी बिंदु के बारे में तो उसके अ, उत्तरी अक्षांश इसको बोलते हैं। अच्छा, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएँ क्या होती है? इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। अक्षांश रेखाएँ या फिर देशांतर रेखाएँ क्या होती है? ये एक काल्पनिक रेखा है जो मानचित्र पर खींचा गया है ताकि सभी चीज़ों को हम लोग समझ सकें, पढ़ लिख सकें, इसीलिए काल्पनिक रेखा ये खींची गई है। तो इस रेखा के आधार पर जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है 8 डिग्री 4 मिनट पर एवं दक्षिणी गोलार्ध में कितना अवस्थित है वो भी हम लोग अभी चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके पूर्वी देशांतर में कि ये पूरब में कितना अवस्थित है। तो पूर्वी देशांतर की बात करेंगे, पूर्वी देशांतर में भारत का स्थिति कहाँ से कहाँ तक है। तो पूर्वी देशांतर में जो भारत है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री और 2-5 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत जो है वो अवस्थित है। पूर्वी देशांतर में भारत अवस्थित है। ये भारत का था। भारत की अवस्थिति कहाँ है, कैसी है, ये इसके बारे में हम लोगों ने इसमें देखा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार अगर पूछा जाएगा कहाँ पे। अच्छा, संपूर्ण का मतलब क्या है? ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है ना, इसे माना जाता है मुख्य भूमि से। ये कहाँ सर है? ये मुख्य भूमि पर जो है ना हमारा भारत जहाँ पे खत्म होता है, भूमि से इसका विस्तार है ये। अगर हम लोग पूरे भारत की बात करेंगे, जैसे अगर हम उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी मिला लें, जो कि एक भारत का ही हिस्सा है, तो ये थोड़ा-सा और बढ़ कर के इसकी स्थिति हो जाती है 6 डिग्री 4 मिनट और इस साइड सेम ही रहेगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है। ये संपूर्ण भारत का अगर पूछा जाएगा, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण भारत का जो है विस्तार कितना है, तो संपूर्ण भारत का विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका जो है विस्तार है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल अगर आपको पता करना है तो इसके लिए हम लोग क्या एक कोड याद रख सकते हैं, जिस कोड का नाम है 32, 87 एंड 263। ये कोड है भारत के क्षेत्रफल का। भारत के क्षेत्रफल का ये कोड है, जिस कोड का मतलब क्या है कि
32,87,000 एवं 263 वर्ग किलोमीटर में भारत जो है हमारा वो फैला हुआ है। ये भारत का क्या हो गया? ये भारत का कुल क्षेत्रफल हो गया कितना? 32, 87 एंड 263। तो आप बताइएगा, मेरे साथ-साथ बोलिएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में जो है भारत जो है फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो है इतना बड़ा जो है ना, तो ये बड़े के आधार पर ये 7वां देश जो है हमारा है। 7वां देश है। जैसे कि अगर बोलेंगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से पहला देश कौन-सा है, तो आप लोग कहोगे कि पहला देश तो रूस है। उसी हिसाब से भारत कौन-सा है क्षेत्रफल में, तो भारत इस तरीके का 7वां देश है। इससे पीछे को जो 6 गो है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, कौन-कौन से 6 है। तो देखो 7वां हमारा भारत होगा, तो इससे पहले भी तो 6 होंगे। इससे पहले के 6 होंगे तो हम लोग उसके बारे में भी जान लें, ताकि क्या हो, आसानी हो, कोई आपसे पूछेगा तो जवाब आप दे पाएँगे। अगर हम लोग कह रहे हैं कि 7वां अगर भारत है, तो इससे पहले कौन-कौन से उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जिसमें आपको पता है कि सबसे बड़ा जो भारत रूस है वो सबसे बड़ा है, यानी कि 1 नंबर पर रूस आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे तो कनाडा होगा। कनाडा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। उसके बाद तीसरे नंबर पर बात करेंगे तो कनाडा के बाद हमारे पास आ जाएगा चीन। चीन जो है तीसरा सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व में। चीन के बाद हम लोग बात करेंगे तो आ जाएगा अमेरिका। अमेरिका यानी कि यूएसए जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आ जाएगा 4 नंबर पे। 4 नंबर पे उसके बाद हम लोग 5 नंबर पे बात करेंगे कौन होगा, तो यूएसए के बाद हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है ये हो जाएगा ब्राज़ील। और उसके बाद अगर हम लोग छठे नंबर पे बात करेंगे तो छठे नंबर पर कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि ऑस्ट्रिया अलग है और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों अलग-अलग देश है। और 7वां देश तो कौन-सा? 7वां देश तो आपको पता ही है भारत का। अभी जस्ट मैंने बताया कि 7वां देश कौन-सा है, भारत। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया। और जनसंख्या की दृष्टि में तो आपको पता ही है कि जनसंख्या की दृष्टि में पहले चाइना हुआ करता था, परंतु अभी कौन-सा हो गया? अभी हमारा भारत जो है ये हो गया है लगभग में 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि इसकी इतनी जनसंख्या हो सकती है। अगर हम लोग करोड़ में बात करें तो 140 करोड़ के आसपास जो है इसकी जनसंख्या यहाँ पर बताई जा रही है। भारत की जनसंख्या अभी हुआ नहीं है, ये 2011 का ही डाटा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना होगा, ठीक है, परंतु अभी जनगणना हुई नहीं है। आपको पता है कि 2027 के लिए जो जनगणना है वो अभी शुरू हो चुकी है। 2027 के लिए 2027 का जो सेंसस है वो शुरू हो चुका है। इसका रिपोर्ट जो है अभी शुरू हो चुका है। इसका रिपोर्ट 27 में प्रकाशित होने वाला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग अगर ये देखेंगे कि क्षेत्रफल में तो 7वां है, लेकिन 7वां होते हुए परसेंट इसका कितना है, तो पूरे विश्व में जितना भी क्षेत्रफल है उसका जो है इसका क्षेत्रफल 2.4% जो है इसका क्षेत्रफल है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विश्व में जितना भी है उस पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है, तो ये हम बोल देंगे 2.4% जो है भारत है। इसकी जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो पूरे विश्व का जनसंख्या ये कितना है? 17.5% पूरे विश्व में जो है इसकी जनसंख्या, उसमें ये 17.5% में ये है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। 8वां अगर बात करेगा, 8वां देश कई बार भी पूछ लेता है कि 7 के बाद तो 7वां तो भारत है, 8वां कौन-सा है? तो 8वां जो होगा वो होगा 8वां देश होगा वो अर्जेंटीना, इसमें शामिल हो जाएगा। अर्जेंटीना जो है वो अर्जेंटीना 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 8वां देश है। तो हमने 8 देशों के बारे में चर्चा कर लिया। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि भारत और भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। जैसे कि आपको पता है कि भारत है भारत और इसका अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि इधर तो ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ और यहाँ पर
साउथ। अगर हम लोग बात करेंगे कि ये जो है उत्तर से दक्षिण में इसका कुल कितना किलोमीटर है भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक में 3200। यहाँ जो उत्तर है यहाँ से लेकर के इधर की बात करेंगे तो ये कितना है, ये 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो ये कितना है, 2933 किलोमीटर है। ये पूरा भारत का स्थिति है। तो ये था भारत का कुछ बेसिक जानकारी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब भारत के कुछ पड़ोसी देश वगैरह भी हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पर। चलिए देखते हैं अगला हमारे पास अगला और क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो दिया हो गया है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ही वीडियो में पूरा जो है डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें से हमने भारत के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में अभी हमने देखा और इससे आगे भी हम लोग चलते हैं। देखिए चलते हैं आगे। यहाँ पर दिया गया है भारत के कुछ पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला स्लाइड पे और क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन, उसको हम लोग शेयर करते हैं। देखिए अब जो हमारे पास आया है, ये कह रहे हैं कि एक ही वीडियो में पूरा हम लोग इस भारत के बारे में चर्चा करेंगे। महासागर, पड़ोसी देश, राज्य, नदियाँ, मानचित्र, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ मानचित्र दिया गया है, जिसमें भारत का मानचित्र दिखा है। कखनी हमारे पास जो जानकारी है, इसमें कह रहे हैं ये भारत का जो मानचित्र है, इसको देख लेना है। अच्छा, कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि भारत का मानचित्र जो है आकार में कैसा है। तो आकार में ये कैसा है ना, इसके लिए हम लोग जो है इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय। क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। क्योंकि अगर आप सही से देखेंगे तो ये लाइन यहाँ जा रही है, दूसरी लाइन यहाँ जा रही है, तीसरी यहाँ, और ये ऐसे करके जो है ये बना हुआ है। तो कहने का मतलब है भारत के मानचित्र का आकार अगर आपसे पूछा जाएगा ना, तो किस आकार में है, तो वो चतुष्फलकीय है। देख रहे हैं ना, ये चारों दिशाओं में बन रहा है, इसीलिए इसको चतुष्फलकीय भी बोला जाता है। चलिए कुछ और जो है इसके बारे में हम लोग और जानकारी साझा कर लेते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके साथ भारत की सीमाएं कैसी है, कौन-कौन सी है। देखिए साथ ही इसमें क्या है, भारत के पड़ोसी देश है, और मैंने अभी आपको क्या बताया था, 7 नंबर से आपको क्या याद आ रहा है कि भारत जो है वो 7वां क्षेत्रफल में भी है। तो 7 इसके पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, जिसमें से पहला हमारे पास जो है बांग्लादेश है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। उसके बाद दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा चीन है, और अगर तीसरे की बात करेंगे तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो आप लोगों को पता ही है, हमारे बगल में है, पड़ोसी है ये हमारे, पाकिस्तान हो गया। उसके बाद पाकिस्तान के बाद हम लोग कह सकते हैं कि नेपाल का जो क्षेत्र है वो भी भारत से लगता है कहीं न कहीं, और बहुत ज़्यादा ये जुड़ा हुआ भी है। उसके बाद अगर हम लोग कहें म्यांमार जो है वो भी भारत से जुड़ा हुआ है, म्यांमार का क्षेत्र। भूटान भी है जुड़ा हुआ, भूटान, और उसके बाद अफ़गानिस्तान भी जुड़ा हुआ है, बहुत कम है परंतु है तो सही। तो अगर जुड़ा हुआ है तो इसको भी हम लोग ज़रूर जो है अफ़गानिस्तान को भी देख लेंगे। अफ़गानिस्तान जो है टोटल 7 ही हैं, और उसके बाद अफ़गानिस्तान के बाद 7 हो गए हैं। तो देखिए शुरू करते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश जो है हमारा, इसमें सब बांग्लादेश को पहले इसीलिए लिखे क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है वो 4096 किलोमीटर ये साझा करता है भारत के साथ। और इसमें जो है भारत के कौन-कौन से राज्य शामिल है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो टोटल जो है 5 राज्य इसमें शामिल है, जिसमें से अगर हम पहले की बात करें तो पहला पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल भारत का ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और उसके बाद अगर हम लोग कहें तो त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा भी जो है ये इसके साथ जो है अपना बाउंड्री शेयर करता है दूसरा। और उसके बाद मेघालय के बारे में भी हम कह सकते हैं कि मेघालय की बाउंड्री भी इसके साथ लगती है। उसके बाद हम लोग मिज़ोरम और असम को कैसे भूल सकते हैं, तो मिज़ोरम और असम भी जो है इसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कहने का मतलब है टोटल 5 ऐसे राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं।
उसके बाद अगर हम लोग चीन की बात करेंगे तो चीन के साथ टोटल कुल बाउंड्री शेयर होती है 3488 किलोमीटर की। 88 किलोमीटर की। पाकिस्तान के साथ अगर हम लोग बात करें कितना होता है तो 3323, इसको याद करना बिल्कुल आसान है। 3323 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। नेपाल के साथ अगर हम लोग बात करें, नेपाल के साथ होता है 1751, इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है भारत। उसके बाद म्यांमार से बात करेंगे तो म्यांमार 1643 किलोमीटर यानी कि 1643 किलोमीटर। और भूटान की बात करेंगे तो सबसे पूर्वोत्तर में है, वैसे तो उत्तर में है ये 699 के करीब कह सकते हैं, वैसे 700 माना जाता है इसको, पर 699 है ना। और उसके बाद अफगानिस्तान की बात करें तो सबसे छोटी बाउंड्री की बात करेंगे तो वो अफगानिस्तान की है ओनली 106 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है, तो सबसे छोटी बाउंड्री हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ। और सबसे बड़ी पूछा जाएगा तो बांग्लादेश के साथ। चीन के साथ कौन-कौन से हमारे राज्य होते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। पाकिस्तान के साथ कौन-कौन से राज्य शामिल है इसको भी देख लेते हैं। नेपाल के साथ कौन-कौन सा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चीन के साथ सबसे पहले देखेंगे तो चीन के साथ लद्दाख है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है जिसको हम लोग एपी बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद उत्तराखंड है, यूके जिसको हम लोग बोल सकते हैं, यूके है। उसके बाद उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश और सिक्किम भी जो है इसके साथ क्या बनाती है, सीमा बनाती है। टोटल हम कह सकते हैं कि 5 राज्य इसके साथ भी सीमा साझा करती है, 5 इसके साथ भी सीमा साझा करती है। उसके बाद पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में राजस्थान, जम्मू कश्मीर, राजस्थान जो है आरजे राजस्थान, जम्मू कश्मीर भी इसके साथ जो है सीमा साझा करता है, जम्मू कश्मीर हो गया। लद्दाख, गुजरात एवं पंजाब, तो लद्दाख, गुजरात और पंजाब जो है इसके साथ क्या करता है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है। टोटल इसमें भी 5 ही हम कह सकते हैं। उसके बाद नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल के साथ कौन-कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश हमारा, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, उत्तर प्रदेश हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार आ जाएगा, बिहार इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद उत्तराखंड, यूके हो जाएगा, 3 हो गए। और उसके बाद सिक्किम और पश्चिम बंगाल, सिक्किम कह सकते हैं, और एक पश्चिम बंगाल यानी कि डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल। उसके बाद हम लोग म्यांमार की बात करेंगे, म्यांमार के साथ कौन-कौन से राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, एपी जिसको हम बोल सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, एमजे लिखेंगे इसको, और मणिपुर को एमएन लिखेंगे, मणिपुर हो जाएगा। और उसके बाद एक और है स्टेट जिसको हम लोग नागालैंड बोलते हैं, ये भी इसके साथ क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद भूटान के साथ अगर बात करेंगे, भूटान के साथ असम हो जाएगा, असम असम इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, असम करता है, अरुणाचल प्रदेश, भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम इसके साथ जो है क्या करती है, बाउंड्री शेयर करती है। और अफगानिस्तान के साथ मात्र एक ऐसा राज्य है जो बाउंड्री शेयर करता है, जिसको हम लोग लद्दाख बोलते हैं। लद्दाख का जो सीमा है वो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान से मिलता है। तो इस तरीके से हमने टोटल 7 पड़ोसी देश हमने अपने देख लिया। श्रीलंका को भी पड़ोसी देश कई बार बोल दिया जाता है, परंतु वो है नहीं, क्योंकि उसकी जो सीमा है श्रीलंका की वो भारत से नहीं लगती। भारत के बीच में जो पानी है, उस पानी से कुछ एक लिंक गया हुआ है जिससे कि श्रीलंका जुड़ा हुआ है, परंतु इसे हम लोग इसकी पड़ोसी देश के तौर पर हम लोग इसको नहीं मान सकते, समुद्री पड़ोसी मान सकते हैं। जिस तरीके से श्रीलंका है उसी तरीके से मालदीव भी है, परंतु ये जो है क्या है, मालदीव जो है ये पानी वाले पड़ोसी हैं, परंतु तो इस तरह से 9 हो जाते हैं, परंतु ऑफिशियली अगर देखा जाए तो वो 7 ही हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर भारत का मानचित्र दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत पूर्व में कैसा है, पश्चिम में थार मरुस्थल है, क्या तटीय क्षेत्र है, इस तरीके की बात जो है इसमें कही गई है। इस मानचित्र को देख लेना है, भारत की स्थिति समझ में आ जाएगा। उत्तर में दिखाया गया है, भारत का उत्तर किधर है, आगे की तरफ फ्रंट में उत्तर है, यहाँ पर इसको उत्तर बोलते हैं। ये थार मरुस्थल है जो कि भारत के पश्चिम में अवस्थित है, पूरब में तटीय बांग्लादेश यहाँ पर है, अरब सागर। तो समुद्र की बात करेंगे तो भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र है, तो अरब सागर है। पूरब में कौन सा समुद्र है, तो बंगाल की खाड़ी है। और उत्तर दक्षिण की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर हिंद महासागर। तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ भारत अपना कैसा है, प्रायद्वीपीय भारत
इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको ये बता रखा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ और चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करते हैं भारत के बारे में, जिसमें की है कि पड़ोसी देशों से लगा हुआ सबसे लंबा संबंध राज्य कौन-कौन सा है? तो ये तो हमने देख ही लिया था, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर बतानी ज़रूरी है, जो कि बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो महत्वपूर्ण तथ्य करके हम लोग देख लेते हैं, कुछ चीज़ें 4-5 पॉइंट इसमें हम लोग कवर कर लेंगे। इसमें से पहला पॉइंट ये है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाएगा, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन-सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, जिसको हम लोग कहते हैं, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? तो ये भारत का सबसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदुओं में से एक है। दक्षिणतम बिंदु जिसको हम लोग कहते हैं, वो कौन-सा है? इंदिरा पॉइंट है बिंदु। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि क्या है? कोलकाता, कोवाला पॉइंट मुंबई, पॉइंट केलिमर तमिलनाडु में एक, पॉइंट पेड्रोस जाफना, मैकमोहन, अच्छा, ठीक है। ये उसमें दूसरी बात और ये है कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें भारत और कुछ रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत एवं चीन के बीच में कौन-सी रेखा है ये? भारत एवं चीन के बीच में कौन-सी रेखा है? अगर हम लोग इसके बारे में जानेंगे तो वो कौन-सा होगा? भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में अवस्थित है। मैकमोहन रेखा जिसको हम लोग कहते हैं, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में अवस्थित है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं, तीसरा पॉइंट ये है कि भारत और चीन का हो गया, भारत और उसके बाद अफ़गानिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन-सा है? क्योंकि पड़ोसी राष्ट्र है ना वो अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के बीच में कौन-कौन से जो है कौन-सी रेखा है? तो ये हो जाएगा डुरंड लाइन, डुरंड रेखा यहाँ से इन दोनों के बीच में है। चौथा अगर हम लोग बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन-सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है रेखा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, उसे बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच में अवस्थित है। सर रेड क्लिफ के द्वारा ये जो है लाइन खींचा गया था सन 1947 में, ठीक है। कुछ आगे की बात कर लेते हैं, पड़ोसी देशों के बारे में मैंने आपको चर्चा कर दिया। चाइना है, भूटान तो है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इस चीज़ के बारे में हमने चर्चा कर दिया है। चलिए आगे और देख लेते हैं। पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा हो गई है, इसके मैंने पड़ोसी राज्य के बारे में भी बता दिए हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जिनमें शामिल है भारत के कुछ प्रमुख दर्रों को भी देख लेते हैं हम लोग इसी में, या फिर आगे है वो पिक्चर के माध्यम से हम लोग उसमें देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है? इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भौतिक स्वरूप कैसा है? कहाँ-कहाँ पर वो भारत का स्वरूप, मतलब कि भारत जो है किन-किन नदियों के बीच में है? जैसे हम लोग कह देंगे कि हिमालय के आधार पर, जैसे पंजाब हिमालय अगर आपसे पूछा जाएगा कि पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसके लिए आप क्या जवाब देंगे? दूसरा ये सवाल है कि कुमायूँ हिमालय का जो है विस्तार वो कहाँ से कहाँ तक है? कुमायूँ हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? नेपाल हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद असम का जो हिमालय है वो उसका क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक है? इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कुल जो है हमारे पास कुल 6 नदियाँ हैं। 8 नदियाँ, 8 तो नहीं 6 ही हैं वैसे तो, देख लेते हैं। देखिए पहला है हमारा यहाँ पर जो, अगर हम लोग पंजाब हिमालय की बात करेंगे तो वो सिंधु नदी से लेकर के सिंधु एवं सिंधु एवं सतलज के बीच में है, ये सिंधु एवं सतलज के बीच में अवस्थित है। उसके बाद अगर कुमायूँ हिमालय की बात करेंगे तो वो सतलज एवं काली के, तो सतलज एवं काली के बीच में जो है ये नदी है। तो टोटल हमारे पास अभी तक में 3 नदी हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। और उसके बाद नेपाल जो है, नेपाल हिमालय वो काली एवं
काली एवं तीस्ता हम लोग एक नदी है तीस्ता उसको बोलते हैं। इसके बीच में नेपाल हिमालय का जो है वो विस्तार है। उसके बाद अगर असम हिमालय की बात करेंगे तो तीस्ता एवं दिहांग जिसको बोला जाता है। तीस्ता एवं दिहांग के बीच में जो है इसका विस्तार हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये इसका प्रादेशिक भौतिक स्वरूप था भारत का कि वो जो है किन-किन चीज़ों में जो है ये विस्तार इसका हुआ पड़ा है। चलिए आगे देखते हैं अगला आगे और क्या है कुछ उस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। कुछ ऐतिहासिक स्थल है जिसमें से लाल किला पूछा जाएगा तो लाल किला कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में है। उसके बाद कुतुब मीनार पूछा जाएगा, ये दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया अगर गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो ये मुंबई में है। हवा महल की बात करेंगे तो ये राजस्थान के जयपुर में अवस्थित है। लाल किला दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, ताजमहल की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? आगरा में है। आगरा में इसका जो है विस्तार है। आगे कुछ और चीज़ों के बारे में बात हम लोग कर लेंगे जैसे कुछ राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में भी हम लोग कुछ न कुछ चर्चा ज़रूर करना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बहुत ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हमारे एग्ज़ाम का जो है सबसे कहने का मतलब है सबसे मुख्य टॉपिक होता है जिसमें हम लोग इस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए कुछ राष्ट्रीय उद्यान भारत के प्रमुख वन्यजीव एवं वनस्पतियों के बारे में दिया गया है। जैसे कह रहे हैं भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य कौन-सा है? देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अगर ये आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है। यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला अगर राष्ट्रीय उद्यान कोई बना था, तो वो कौन-सा बना था? वो यही बना हुआ था, ठीक है? सबसे पहला अगर राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाएगा कौन-सा बना तो उत्तराखंड का ही बना था। उसके बाद एक सींग वाले गैंडे के लिए अगर पूछा जाएगा कौन-सा जो है नेशनल पार्क जो है फ़ेमस है, तो वो बोला जाएगा काज़ीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फ़ेमस है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए और क्या है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपको तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।